गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारी वीडियो है वो है आज की वर्कशीट 46 पर, जिसका टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी। इससे पहले हमने जो मेंडलीव की सारणी पढ़ी थी और जिसमें कहा गया था कि जो भी हमारे तत्वों का वर्गीकरण किया गया उसका आधार क्या था, हमारा परमाणु का द्रव्यमान था। जिसके अनुसार क्या कहा गया था कि जो हमारे परमाणु द्रव्यमानों का आवर्त फलन थी, ये उसका हमारा आधार था। लेकिन हमने उसमें कुछ कमियां भी पाई थी। उसकी कुछ उपलब्धियां तो थी लेकिन कुछ कमियां भी थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए हेनरी मोसले ने अपना एक नई सारणी बनाई, जिसे क्या कहा जाता था, आधुनिक आवर्त श्रेणी कहा जाता था। वो आपकी मेंडलीव की आवर्त श्रेणी थी, ये आधुनिक आवर्त श्रेणी है। दोनों में क्या अंतर है हम वो समझेंगे। और इससे बेस्ट अभी तक कोई जो भी सारणी हमारे पास नहीं आई है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, इससे बेस्ट अभी तक किसी ने नहीं बनाई है। तो हम इसके बाद कोई और पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ेंगे, आवर्त सारणी नहीं पढ़ेंगे हम। वैज्ञानिकों के पूर्व मतानुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। जो उनके पहले वाले मेंडलीव में था, यही हमारा आधार था। 63 तत्व थे उस टाइम पे जिसके ऊपर ये आवर्त सारणी बनाई गई थी। लेकिन इसमें सबसे पहली कमी तो क्या थी कि समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। जो इसकी कमी थी, समस्थानिक कौन से होते हैं जिनका भार समान होता है, परमाणु भार। तो इसके अंदर समस्थानिकों की जो स्थिति थी वो क्लियर नहीं थी। सबसे बड़ी जो पीरियोडिक टेबल की कमी थी वो थी। दूसरा, हाइड्रोजन की स्थिति नहीं पता थी। और तीसरा, कुछ ऐसे तत्व थे जिनको परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आगे या पीछे होना चाहिए, पर उनकी स्थिति वहाँ से अलग थी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण समझाती हूँ, जो उदाहरण हमारा इसके अंदर आएगा। अगर आप देखेंगे 8th टेबल में था आयरन, एक के अंदर 3 डाले हुए हैं, कोबाल्ट और निकल 3 थे उसके अंदर। आयरन का परमाणु द्रव्यमान था 55.85। कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान था 58.9 और निकल जो था, निकल का परमाणु द्रव्यमान था 58.7। अब निकल को बाद में क्यों रखा गया जबकि परमाणु द्रव्यमान तो इसका कम है, तो इसे यहाँ आना चाहिए था। ये स्थिति हमारा मेंडलीव क्लियर नहीं कर पाया था। कुछ और भी ऐसे तत्व थे जिनके साथ इस तरह की समस्या आ रही थी कि कोबाल्ट का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसे आगे ना पीछे ना रख के निकल को इसके आगे रखा जाना चाहिए पर मेंडलीव की सारणी के नियम के अनुसार। लेकिन यहाँ पर इसने अपनी सारणी के अकॉर्डिंग ना जाकर, अनुसार ना जाकर, एक अलग ही तरह का टेबल में रूल इसने लागू कर दिया। और क्यों कर दिया वो ये बता नहीं पाया। हालांकि इसने किया है, ये सही है, लेकिन क्यों किया, किस आधार पर किया, वो ये बता नहीं पाया। क्योंकि जो आधार इसने लिया था परमाणु द्रव्यमान वाला, वो तो यहाँ पर फेल हो रहा था। तो ये भी इसकी कमी थी हमारी। दूसरी, हाइड्रोजन की स्थिति क्लियर नहीं कर पाया था। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। समस्थानिकों की स्थिति क्लियर नहीं कर पाया था। समस्थानिक कौन से होते हैं? कुछ ऐसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है हमारी, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे आपका आर्गन है, आर्गोन जो है आपका, और दूसरा क्या है आपका कैल्शियम। दोनों का द्रव्यमान 40 है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है, पर फिर भी हम इसे समस्थानिक में डालेंगे हमारे। तो ये जो पुरानी श्रेणी थी हमारी, जो मेंडलीव ने बनाई थी, उसमें इन कमियों को पूरा नहीं कर पाया था, जिसके चलते हमारा जो हेनरी मोसले थे उन्होंने नया नियम लागू किया और फिर नई सारणी हमें बनाकर दी। तो इसका नियम जो इसने बनाया उसका नाम था आधुनिक आवर्त नियम। जो इम्पोर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। उसमें हमने क्या किया था कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या की जगह क्या लिखा था? परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। यहाँ पर क्या आधार मान लिया? परमाणु संख्या को आधार मान लिया। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि आप कमरे के अंदर बैठे हैं और एक जो बच्चा है कमरे के बाहर खड़ा है। आप दोनों में से कौन सा मौसम के बारे में कि गर्मी है या सर्दी है ज़्यादा एक्यूरेटली बता पाएगा? आप अंदर बैठे हुए हैं और एक ये आपका कमरा है, आप अंदर बैठे हैं,
और एक बाहर खड़ा है, कुछ बच्चे बाहर खड़े हैं। तो मौसम के बारे में जो कमरे के अंदर बैठा है वो अच्छे से बताएगा कि जो बाहर है, ऑफ कोर्स जो बाहर है वो अच्छे से बताएगा। सेम वैसे ही अगर मैं समझाना चाहूँ एटम को, तो एटम में क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और बाहर है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन डीपली सीटेड होते हैं, बहुत गहरे में दबे हुए होते हैं, इसीलिए उनके आधार पर गुण धर्मों को एक्यूरेटली पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स उसको ईजिली बता सकते हैं हमारे। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर जो ये इसने किया था, परमाणु संख्या आधार लिया, वो सबसे बेहतरीन था। और इसके चलते मेंडलीफ की तीनों जो लिमिटेशंस थी, जो भी मैंने आपको बताया, वो तीनों लिमिटेशंस, तीनों कमियां ठीक हो गई। कैसे ठीक हो गई? हाइड्रोजन को सबसे पहले क्यों रखा? हालांकि उसमें अगर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन वाली श्रेणी के अंदर, तो आप इसको देखेंगे यहाँ से पहली लाइन हाइड्रोजन, देखिए हमारा पहली जो लाइन थी इसमें हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन के नीचे क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। तो ये सब अधातु नहीं है, धातुएं हैं, जबकि हाइड्रोजन तो आपका अधातु है। ये नीचे सारी की सारी क्या है, धातु है। फिर भी हाइड्रोजन को नंबर 1 पे रखा गया। मेंडलीफ नहीं बता पाया था क्यों, हालांकि स्थिति उसकी भी सही थी, लेकिन इसे जो हेनरी मोसले है उसने बताया क्योंकि इसकी परमाणु संख्या क्या है, 1 है। 1 परमाणु संख्या होने के कारण इसे सबसे ऊपर रखा गया है। दूसरी उसकी लिमिटेशंस क्या थी, समस्थानिकों की लिमिटेशन थी, वो तो अपने आप सही हो जाएगी। आर्गन है 18, कैल्शियम है 20। तो ऑफ कोर्स दोनों बेशक 40 हैं, इसका भी हमारा द्रव्यमान 40 माना जाता है, इसका भी 40। दोनों में से आगे पीछे किसे रखेंगे, परमाणु संख्या आधार है, तो ये पहले आएगा, ये हमारा बाद में आएगा। ठीक है। तीसरी कमी क्या थी हमारी इसके अंदर, कि कुछ ऐसे धातु तत्व थे जिनको स्थिति उसने स्पष्ट नहीं की थी। किसकी स्पष्ट नहीं की थी, टेबल के अनुसार देखते हैं अभी कि इसने किसकी स्थिति स्पष्ट नहीं की थी, कोबाल्ट और निकल की। कोबाल्ट को इसने, ये रहा और ये रहा निकल। कोबाल्ट पहले क्यों आया, द्रव्यमान कम होने के बावजूद क्यों आया, क्योंकि उसकी परमाणु संख्या 27 है और निकल की परमाणु संख्या 28 है। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट और बहुत ही आसान तरीका था हमारी इस आवर्त श्रेणी को बनाने का। और इसी नियम, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर ही इसने क्या किया है, अपना आधुनिक आवर्त श्रेणी बनाया है, जिसमें उसने क्या माना है कि जो परमाणु संख्या है उससे हमें क्या पता लगता है, प्रोटॉनों के बारे में या इलेक्ट्रॉनों के बारे में पता लगता है। और उसी परमाणु संख्या Z से जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है को अगर मैं आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगा देती हूँ, तो जो वर्गीकरण प्राप्त हुआ उसे ही आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ये आपके इम्पोर्टेंट है, आपको ये टेबल बहुत ही अच्छे से स्टडी करनी है। जो इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या है, आपको अलग अलग कलर से भी दिखाया गया है, या इसमें आपके ये जो इनर्ट गैसेस थी, आपकी जो निष्क्रिय गैसेस है, वो भी डिस्कवर हो चुकी थी हमारी। 118 रासायनिक की सूची इसने बनाई हुई है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही हमारा है। चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त श्रेणी का निर्माण किसने किया? पहला क्वेश्चन किसने किया हमारा? हेनरी मोसले ने हमारा आधुनिक आवर्त श्रेणी का निर्माण किया। ये रहा हेनरी मोसले का नाम। मेंडलीफ की आवर्त श्रेणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त श्रेणी में किया गया। वे त्रुटियां कौन सी थी फिर बता दूं? हाइड्रोजन की स्थिति, कोबाल्ट और निकल की स्थिति, और तीसरा क्या था? समस्थानिकों की स्थिति। ये तीनों इसकी कमियां थी और इसको कैसे दूर किया गया था? हाइड्रोजन को सबसे पहले रखा गया क्योंकि वो नंबर 1 पर है। कोबाल्ट को निकल से पहले क्यों रखा गया? क्योंकि कोबाल्ट की परमाणु संख्या निकल से कम है। समस्थानिकों को कैसे रखेंगे? उनकी परमाणु संख्या के आधार पर रखेंगे। तो ये तीनों की तीनों जो त्रुटियां थी पुरानी टेबल की, वो इसमें आकर ठीक हो गई। सेकंड जो था हमारा, सेकंड क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम। ये आप लिख देंगे यहाँ पर। आधुनिक आवर्त नियम को यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है। टिप्पणी करनी है 4th क्वेश्चन में। आधुनिक आवर्त में समस्थानिकों की स्थिति ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। कोबाल्ट और निकल वाला भी डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।